हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे। और मैं सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो बीएस अकेडमी पे अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज संदीप, आई डिड माई एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस of 2 years as a software engineer. I also qualified CSI exam as a JRF in engineering science stream. Apart from that, I also qualified CBSE UGC NET exam as a JRF 3 times, and right now I'm working as a scientist. तो इस पेपर के अंदर हम इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और उसमें हम जो दिसंबर 2010 में जो पेपर आया था उसको चेकआउट करेंगे और दिसंबर 2010 में जो हमारा एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पार्ट आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के काफी वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ साथ हम डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई, आईसीटी और कम्युनिकेशन एंड जीएस यानी आपकी जनरल स्टडीज के भी काफी वीडियो अपलोड करे जा चुके हैं, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा मैं पहले पढ़ देता हूं। डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ वर्ड्स ऑलवेज एंड नेवर एंड देन सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव अ सिमिलर रिलेशनशिप। देखिए एक तरह का ये एनालॉजी है। तो देखिए एनालॉजी में हम जो करते हैं ऑलवेज, देखिए ऑलवेज को इन्होंने पेयर अप किया है नेवर के साथ। तो ऑलवेज यानी हमेशा और नेवर मतलब कभी नहीं। तो एक तरह के ये अपोजिट वर्ड है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ये हमने पता कर लिया इस रिलेशनशिप से। अब हम जरा ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन ऑफन, ऑफ्टन और रेयरली। देन बी फ्रीक्वेंटली एंड ओकेजनली। सी इज कॉन्स्टेंटली एंड फ्रीक्वेंटली एंड डी इज इंटरमीडिएटली एंड कैजुअली। तो सबसे पहले तो इनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। तो अगर हम देखें, क्योंकि इसका आंसर तो मुझे पता है, अगर आप देखेंगे तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। बट उसमें जो हमारा ऑफ्टन होता है, ऑफ्टन मतलब होता है बार बार, और रियरली मतलब कभी कभी, रेयरली। तो ऑफ्टन मतलब रेगुलरली नहीं होता, कभी कभी होता है। तो उसी तरह ऑफ्टन मतलब लगातार होता है और रियरली मतलब होता है कभी कभी। तो ये इसमें अपोजिट इसके अंदर एकदम फिट बैठता है इसके अंदर। तो इसका जो आंसर है हमारा ए आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार अपने आप मैच करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रॉन्ग नंबर। देखिए इसमें रॉन्ग नंबर बताना है आपको इन द सीक्वेंस 52, 51, 48, 43, 34, 27 एंड 16। यानी इसके अंदर हमको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा नंबर हमारा रॉन्ग है। तो जरा हम इसे करके देखते हैं। तो हम स्टार्टिंग से लिख के देखते हैं। पहले मैं 52, देन 51, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं आपके लिए, 48, 43, 34, 27 एंड लास्ट में 16। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। दोनों में डिफरेंस 1 का है। देन 51, 48 में डिफरेंस 3 का है। नेगेटिव नहीं, मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 से 43 का डिफरेंस 5 है। 43 से 34 का डिफरेंस इसमें जो है वो आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। 34 से 27 का डिफरेंस 7 आ रहा है और 27 से 16 तक का डिफरेंस 11 आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारा डिफरेंस है वो अगर हम देखें तो 1359, ये बड़ा अटपटा सा लगा है मेरे ख्याल से। 9 और फिर बाद में 7, यहाँ मेरे ख्याल से या अगर ये पोजीशन अपनी इंटरचेंज कर लें तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और 9 आएगा तो काम हो जाएगा। तो 34 जो है इसमें शायद गलत है और 34 की जगह यहाँ पर 36 होना चाहिए था। तो 36 में अब 9 जोड़ेंगे आप, तो सॉरी माइनस करेंगे, 36 में -9 करेंगे तो आपका 27 बन जाएगा, जो कि ये होगा। और 27 में आप 11 माइनस करेंगे तो 16 बन जाएगा। यानी 34 की जगह यहाँ पर 36 होना चाहिए था। यानी इसका आंसर 27 वो भी करेक्ट है, 43 ये भी करेक्ट है, 48 ये भी करेक्ट है। केवल जो गलत है वो हमारा 34 है। 34 की जगह पे हमारा 36 होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि क्या किसमें क्या रॉन्ग सीरीज है। कभी हो सकता है यहाँ पे एक तरह से ऑड नंबर की सीरीज बन रही है, देखा आपने, ऑड नंबर की सीरीज बन रही है। उसी तरह से हो सकता है कभी आपका इवन नंबर का डिफरेंस आए, उसी तरह से कभी हो सकता है प्राइम नंबर को लेकर चले। तो क्या नंबर इन्होंने सेलेक्ट किया है वो एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग सेट करता है। तो आप जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आप उतना इसके अंदर काफी परिपक्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Okay, now in a certain word, in a certain code, PAN, PAN is written as 31, PAR is written as 35, and then PAT in the same code as written as.
यानी हमें पी ए एन को हम 31 लिख सकते हैं, पी ए आर को अगर 35 लिखेंगे तो पी 80 को क्या लिखेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पी ए एन से। तो पी ए एन को इन्होंने 31 लिखा है, कैसे लिखा है जरा देखते हैं। तो देखिए अगर पी ए एन की हम अल्फाबेट्स में इसका संख्या देखिए पेन की पी की, तो क्या पता पड़ेगा हम जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वर्ड देखा था एजोटी, एजोटी में मैंने बताया था आपको AJOTY, इसमें बताया था 5, 10, 15, 20 एंड 25। आप इसी से पता कर सकते हैं। तो पी का जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा 16, ए का 1 आएगा और एन का 14 आएगा। तो 16, 1, 14 मिलकर क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, 31 बनता है। ये पी का मतलब कुछ नहीं, मतलब एक तरह से 16 इसका अल्फाबेट का नंबर है, ए का फर्स्ट आता है, एन जो आता है 14 पे आता है। उसी तरह से हम देखें पी ए आर का, पी ए आर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया 35 से, तो इसको जरा देखें 35 बनता है नहीं बनता। पी का मतलब 16, ए का मतलब 1 अगेन, आर का मतलब हमारा होता है, आर को हम कैलकुलेट करते हैं तो आर का हमारा मतलब होता है 18, तो 16, 1, 17, 17 और 18 35 आता है, यानी ये भी करेक्ट है। तो उसी तरह से हम P80 को क्या लिख सकते हैं, P80 को हम लिख सकते हैं 16, 1 और T को क्या लिखेंगे, T का लिखा है यहाँ पे 20, तो T को 20 लिख दीजिए, तो क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आएगा 37। तो देखा 37 आ गया, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 30 नहीं है, 39 नहीं है, 41 नहीं है, तो 37 हमारा करेक्ट आंसर है। 37 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरह के जो कोडिंग और डिकोडिंग के हैं, मैं काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये इसमें भी रिपीट हुआ, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि बाकी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके इसी तरह से पैटर्न पे आते हैं। इसमें अल्फाबेट्स के भी क्वेश्चन आते हैं और सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं, नंबर्स के भी आते हैं, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए स्क्रीन पर, the letters in the first set have a certain relationship, on the basis of this relationship make the right choice for the second set। यानी AF को अगर आप इस तरह से रिलेशन को IQ करा, LQ को क्या आप लिखेंगे। ओके, नाउ इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। तो AF IK इज इक्वल्स टू LQ को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए A का मतलब है अल्फाबेट्स में 1, F का मतलब है अल्फाबेट्स में 6, आई का मतलब है 9 और के का मतलब है, के का मतलब होगा, आप कैलकुलेट करें IJK, के मतलब 11, ठीक है। तो L का मतलब होगा 12 और Q का मतलब होगा, आप Q का भी पता कर लीजिए, Q का मतलब होगा 17। ओके स्टूडेंट, 17। तो देखिए 1 के अंदर आपने जब 8 को ऐड करा तो आपको I मिला, तो आप 12 के अंदर अगर आप 8 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो 20 का जो अल्फाबेट होता है वो कितना होता है, T होता है। ओके, तो L में आप 8 ऐड करोगे यानी 12 में ऐड करोगे तो T मिलेगा। उसी तरह से 6 में आपने 5 को ऐड किया तो K मिला, 6 + 5 इज इक्वल्स टू 11। तो उसी तरह से 17 + 5 इज इक्वल्स टू 22। तो 22 का जो अल्फाबेट होता है वो कौन सा नंबर का होता है, V होता है, तो ये V आ जाएगा यहाँ पर। तो Q से हमें V मिल गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसका सीक्वेंस को प्लीज स्टूडेंट्स, इसको जरा समझिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स हल्की सी मिस्टेक्स में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम जरा देखें फिर से। तो ए का जो नंबर होता है अल्फाबेट का 1 होता है, एफ का अल्फाबेट का नंबर 6 होता है, ये हमें पता चल गया। उसी तरह से आई का जो अल्फाबेट का नंबर होता है 9 होता है और के का अल्फाबेट का नंबर 11 होता है। तो 1 के अंदर 8 ऐड करोगे तो 9 बनेगा और एफ के अंदर यानी 6 के अंदर आप 5 ऐड करोगे तो के मिलेगा। उसी तरह से तो आपने इधर भी 8 ऐड किया और इधर आपने 5 ऐड किया, तो अब 12 में जब 8 ऐड किया तो टी मिला और क्यू में 5 ऐड किया तो आपको वी मिलेगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो टी वी है। ये एमओ गलत है, एनपी गलत है, ओआर भी गलत है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, टी वी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए। नाउ इफ 5472 is written as 9, 6342 written as 6, 7584 written as 6 then 9236, इसको हम क्या लिखेंगे। तो हम जरा इसको देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो 5 + 4 + 7 + 2 कितना होता है जरा देखें। तो 5 4 9 9 9 9 18, 18 को फिर से फर्दर ब्रेक किया 1 + 8 में, तो ये हमारा बन के आएगा 9। ओके, उसी तरह से 6 + 3 + 4 + 2 तो कितना होता है, 6 + 3 9 9 4 13 13 और 2 15। 15 को फर्दर ऐड किया हमने 1 + 5
1 + 5 = 6। उसी तरह से 7 + 5 + 8 + 4 करते हैं। 7 5 12 12 8 12 8 8 20 20 एंड 4 24 फर्दर 2 + 4 = 6। देन अगेन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है 9 + 2 + 3 + 6 = 20। तो 20 को आप ऐड करोगे 2 + 0 = 2। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज 2। 2 is the correct answer. Next question, question number 6. In an examination, 35% of the total students failed in Hindi, 45% failed in English, and 20% in both. The percentage of those who passed in both these exams, both subject is, यानी आपको फेल की वैल्यू दे रखी है, आपको पास की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको सेट थ्योरी से करेंगे। तो देखिए दो हमारे पास सेट्स है, ए सेट एंड बी सेट, यानी जो स्टूडेंट्स हिंदी में फेल हुए हैं और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल हुए हैं। ये हिंदी में फेल होने वाले की संख्या है और ये इंग्लिश में फेल होने वाले की संख्या है। दिस इज हिंदी एंड दिस इज इंग्लिश। तो आप जब इसको करेंगे आप, तो आपको ए यूनियन बी निकालना है, यानी एच यूनियन ई निकालना है। तो एच यूनियन ई निकालने के लिए आपको एच की वैल्यू चाहिए प्लस इंग्लिश की वैल्यू चाहिए और माइनस आपको बोथ, यानी जो आपके दोनों में फेल हुए हैं उनकी वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। जरा देखते हैं। तो हिंदी में फेल होने वाली की संख्या है 35, लिख देते हैं 35% है। तो ऑल दिस वैल्यू आर इन परसेंटेज। तो हिंदी में इंग्लिश में फेल होने वाली की संख्या 20 है, सॉरी 45 है, और दोनों में फेल होने वाली की संख्या 20 है। तो जब 35 और 45 कितना होता है, 35 एंड 45 मिलके 80 बनता है। 80 माइनस 20 = 60, यानी पूरी क्लास के अंदर 60% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो H यूनियन E = H प्लस E प्लस H इंटरसेक्शन E। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, जो कॉमन पार्ट होता है दोनों में, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो 60% अगर स्टूडेंट्स फेल हैं पूरी क्लास में, तो पासिंग स्टूडेंट्स कितने हैं? तो पासिंग स्टूडेंट्स का पूरे हमारे जो होते हैं टोटल स्टूडेंट्स होते हैं 100 होते हैं। तो 100% में से अगर हम 60% को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 40%। ओके स्टूडेंट, तो 40% स्टूडेंट जो है वो हमारे पास है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट दिए हैं, कंक्लूजन्स दिए हैं, और कंक्लूजन्स के ऊपर हमें बताना है ए फॉलो करेगा, बी फॉलो करेगा, या फिर बोथ ए एंड बी फॉलो करेंगे, या फिर इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, सम फ्लावर्स आर रेड। तो पहले हम फ्लावर्स देखते हैं। फ्लावर्स ये वाला हमारा फ्लावर हो गया, सम फ्लावर्स आर रेड, तो ये हमारा रेड हो गया। तो सम फ्लावर रेड हो गया, ये फ्लावर्स हो गए, और आर मतलब रेड हो गया। सम फ्लावर आर ब्लू, तो ये ब्लू हमने बना दिया। ठीक है, तो बीच वाला फ्लावर है, फ्लावर ये हमारा रेड है और ये हमारा ब्लू है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे कंक्लूजन से आते हैं। सम फ्लावर्स आर नाइदर रेड और नॉर ब्लू। ओके यस, दीज फ्लावर्स आर नॉइदर रेड और ब्लू। ये कोई फ्लावर रेड या ब्लू में नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सम फ्लावर्स आर बोथ रेड एंड ब्लू, नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसको वैलिड नहीं करता है। तो दिस स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो बताइए, ओनली ए फॉलोज, बी फॉलोज, या बोथ ए एंड बी फॉलोज, या फिर नाइदर ए नॉर बी फॉलोज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी किसी बुक्स में इसका आंसर गलत दे रखा है, प्लीज स्टूडेंट्स इसको आप जरा देख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सी बुक में नाइदर ए नॉर बी भी दे रखा है, तो लगा रखा है गलत है ये आंसर, क्योंकि आपको दिख ही रहा है इसमें पहला स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। आप खुद करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ओनली ए फॉलोज। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह क्वेश्चन जब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको तो आप करके देख लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए सब कुछ करना जरूरी है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इज ट्रू, यानी सभी स्टूडेंट्स क्लास में इंटेलिजेंट हैं। ये वक्तव्य जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। तो इसमें बताना आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, अब ऑल द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट है, ये ट्रू है, तो नो स्टूडेंट इंटेलिजेंट ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट,
ये सब ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये करेक्ट हो सकता है, ट्रू हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसे होते हैं क्वेश्चन, जब आगे के वीडियो हम देखेंगे आगे फ्यूचर में, तो हम इसके इस तरह का जो एनालॉजी कैसे करते हैं, सिलोजिज्म कैसे करते हैं, उनको चेकआउट करेंगे। सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, देखिए हमने नॉट की बात नहीं करेंगे, तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स होगा, यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ये किसमें है हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी में फर्स्ट एंड सेकंड है, ये गलत है, सेकंड एंड थर्ड ये भी गलत है, ओनली फर्स्ट टू ये भी गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number 9. A reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called. देखिए ये एक डेफिनेशन है। जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी स्पेशल केस से यूनिवर्सल पर जाते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं, तो हमेशा हमारी जो रीजनिंग होती है यूनिवर्सल स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, तो जो हमारी रीजनिंग होती है उस रीजनिंग को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ओके स्टूडेंट्स, आपने मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनको शायद समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे की वीडियो हम देखेंगे। तो इसको हम जब हम स्पेशल केस से यूनिवर्सल स्टेटमेंट में जाते हैं, इट इज इंडक्टिव रीजनिंग, और जब हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट से स्पेशल केस की तरफ जाते हैं, इट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ डेफिनेशन है, आप जरा इसको ध्यान में रखिएगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, जब हम स्पेशल केस से यूनिवर्सल स्टेटमेंट पे जाते हैं, तो जैसे मैं बोलूंगा राम इज ऑनेस्ट, तो राम इज ऑनेस्ट एक स्टेटमेंट होगा, एक स्पेशल केस होगा, हमने केवल राम की बात करी है, राम इज ऑनेस्ट। और जब मैं बोलूंगा ऑल ह्यूमन बीइंग आर ऑनेस्ट, तो हम राम से ह्यूमन बीइंग, ऑल ह्यूमन बीइंग पे गए, यानी इट इज अ पार्ट ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। अब उसी तरह से अगर मैं ऑल ह्यूमन बीइंग आर ऑनेस्ट एंड उसके बाद हम बोलेंगे राम इज ऑनेस्ट, तो इसमें हम जाएंगे इस यूनिवर्सल से स्पेशल केस की तरफ, तो उसको हम इस तरह से यूनिवर्सल से स्टेटमेंट में जाएंगे, स्पेशल केस में जाएंगे तो डिडक्टिव रीजनिंग, और जब स्पेशल केस से यूनिवर्सल स्टेटमेंट जाएंगे तो इंडक्टिव रीजनिंग। तो इसका आंसर जो है आपका डिडक्टिव रीजनिंग नहीं होगा, क्योंकि हम यूनिवर्सल से स्पेशल केस पे नहीं जा रहे हैं। इट इज नॉट एबनॉर्मल रीजनिंग, इट्स नॉट अ ट्रांसेंडेंटल रीजनिंग, तो इट्स आंसर इज बी, इट इज अ इंडक्टिव रीजनिंग। Next question, what is the smallest number of ducks that could swim in this formation? Two duck in front of a duck, यानी एक डक के आगे दो डक, 1 and 2, two duck behind a duck, यानी एक डक के आगे दो पीछे दो डक, और एक डक बिटवीन द टू डक, यानी एक डक बिटवीन द टू डक, इस तरह से। तो देखिए अगर मैं आप अपने केवल 3 डक लेता हूं, D1, D2 और D3, तो अगर हम देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट टू डक्स इन फ्रंट ऑफ टू डक, यानी दो बतख हमारे एक बतख के आगे जा रही है, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। उसी तरह से दो डक बिहाइंड डक, यानी दो बतख हमारी एक बतख के पीछे जा रही है, यानी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। और एक डक है बिटवीन टू डक, यानी D2 बिटवीन में हो गया, तो हमें मिनिमम 3 डक्स की जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 डक्स की जरूरत आपको पड़ेगी, यानी इसमें जो करेक्ट आंसर है 5 नहीं है, 7 नहीं है, 4 नहीं है, डी है करेक्ट आंसर, इसका डी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में दिसंबर 2010 का के क्वेश्चन किए और देखा कि हमने वो कैसे हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को जरा देख के जाइएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है या ऑन डिमांड कोई वीडियो क्रिएट कराना है, यू कैन मेल मी एट माय ईमेल आईडी sandeep216@gmail.com। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे सिलेबस के वीडियो क्रिएट करने के लिए बोला है, तो स्टूडेंट जस्ट आप थोड़ा वेट करिए, मैं बहुत जल्दी आपके लिए पास सिलेबस की सीरीज लेके आऊंगा, और साथ में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिलेबस को हमें पढ़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और भी मैं काफी वीडियो BS Academy चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, सो यू कैन चेक एट माय ईमेल, यू कैन चेक एट BS Academy चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।